स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियां मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सुबोध नगर के राजा रूप वर्मा अपने महल के अतिथि गृह के बाहर बड़ी ही बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे कि तभी एक दासी कमरे से बाहर आई और कहने लगी, महाराज, उस जख्मी आदमी को होश आ गया है, आप चाहें तो उससे मिल सकते हैं। राजा रूप वर्मा तुरंत कमरे के अंदर गए। पलंग पर लेटा हुआ वो आदमी धीरे से उठकर बैठ गया। तब राजा रूप वर्मा ने पूछा, आपको होश आ गया? हमें बड़ी ही खुशी हुई कि आप होश में आ गए। अब आप हमें अपना परिचय दीजिए ताकि हम जान सकें कि आपका नाम क्या है और आप किस राज्य के हैं। वो व्यक्ति हाथ जोड़कर कहने लगा, मेरा नाम धर्मवीर है, मैं किंजलपुर का राजा हूँ। मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था जब बाघ ने मुझ पर हमला किया, जिसके कारण मैं बेहोश हो गया। होश आने पर मैंने अपने आप को इस कमरे में पाया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया। राजा धर्मवीर, अब मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम रूप वर्मा है और मैं इस राज्य सुबोध नगर का राजा हूँ। आप इस समय मेरे राजमहल में हैं। मैं भी शिकार करने के लिए गिरिवन में गया था। वहां पर मैंने बाघ को आपके ऊपर आक्रमण करते हुए देखा तो मैंने आव देखा ना ताव, तत्काल ही बाघ को तलवार के वार से मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद आपको उठाकर अपने महल में ले आया और हमारे राजवैद्य ने आपका उपचार किया। आज पूरे 5 दिन के बाद आपको होश आया है। मैं 5 दिन तक बेहोश रहा? हाँ राजन, आपको होश में ना आता देखकर हम तो चिंता में डूब गए थे। राजन, आपने हमारी जान बचाई, इसके लिए हम आपके बहुत ही आभारी हैं। राजा धर्मवीर, आभार प्रकट करके आप हमें छोटा ना कीजिए, ये तो हमारा कर्तव्य था। महाराज, आपके विचार जानकर हमें बड़ी ही खुशी हुई। आज से हम दोनों मित्र हुए और फिर वे दोनों एक दूसरे के गले से लग गए। छठे दिन जब धर्मवीर पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था तो वह अपने राज्य की तरफ वापस लौटने लगा। तब उसने रूप वर्मा से विदा लेते हुए कहा, राजा रूप वर्मा, कभी जरूरत पड़े तो हमें अवश्य याद करना। मैं आपके किसी काम आ सका तो ये मेरा सौभाग्य होगा। इसके बाद धर्मवीर विदा लेकर अपने राज्य किंजलपुर लौट गया। जब वह अपने महल में वापस आया तो उसकी रानी बहुत ही चिंतित थी और उससे कहने लगी, महाराज, आप कहाँ चले गए थे? आपकी गैर हाजिरी में मेरे मन में ना जाने कितने बुरे विचार आ रहे थे। आप कुशल तो हैं? रानी कनक, ये समझो कि हमें नया जीवन मिला है और साथ ही साथ एक नया मित्र भी मिला है। इसके बाद राजा धर्मवीर ने विस्तार से सारी बात अपनी पत्नी रानी कनक को बता दी। धीरे धीरे इस घटना को बीते हुए 6 माह हो चुके थे। एक दिन राजा धर्मवीर का प्रधानमंत्री भजदेव उनके पास आया और कहने लगा, महाराज, कुछ सुना आपने? सुबोध नगर में इन दिनों भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। हाँ महाराज, फसलें पूरी तरह से सूख गई हैं, अनेक पशु मर गए हैं, लोग घर बार छोड़कर वहां से जा रहे हैं। अकाल का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ओह, ये तो बड़ी ही बुरी खबर है। ये सब कुछ सुनकर धर्मवीर कुछ सोच में पड़ गया। कुछ सोच विचार करने के बाद वो बोला, प्रधानमंत्री जी, आप तुरंत ही हर प्रकार की सहायता सुबोध नगर भिजवा दीजिए। ध्यान रखिएगा, सुबोध नगर के राजा रूप वर्मा हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। एक बार संकट के समय में उन्होंने हमारी सहायता की थी। हम एक पत्र राजा रूप वर्मा के नाम लिख कर दे रहे हैं। आप उस पत्र को तुरंत ही दूत के हाथ सुबोध नगर भिजवा दीजिए और दूत के साथ ही खाद्य सामग्री और अन्य सामग्री भी भिजवा दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, वैसा ही किया जाएगा। तब राजा धर्मवीर ने राजा रूप वर्मा के नाम एक पत्र लिखा। दूत वो पत्र लेकर तुरंत सुबोध नगर की ओर रवाना हो गया। घोड़ों और ऊंटों पर लादकर खाद्य सामग्री का विशाल भंडार भी उसके साथ था। दूत ने सुबोध नगर पहुंचकर अपने साथ लाया हुआ सारा सामान राजा रूप वर्मा को दे दिया। इसके बाद उसने राजा धर्मवीर का पत्र भी उन्हें सौंप दिया। पत्र में लिखा था,
प्रिय मित्र राजा रूप वर्मा, आपके राज्य के ऊपर अकाल का संकट आया और आपने हमें खबर तक नहीं की। क्या आप हमें अपना मित्र नहीं समझते? अपने दूत के हाथों हम कुछ खाद्य सामग्री और अन्य सहायता सामग्री भिजवा रहे हैं, इसे कबूल कर लीजिए। और हम चाहते हैं कि आप अपने परिवार के साथ किंजलपुर आकर कुछ दिन के लिए रहें। आशा करता हूँ कि आप हमारा निमंत्रण अवश्य स्वीकार करेंगे। आपका मित्र राजा धर्मवीर। पत्र को पढ़कर रूप वर्मा की आंखें भर आईं। वो सोचने लगा, ओह, धर्मवीर का दिल तो बहुत ही उदार निकला। दिल खोलकर उसने हमारी सहायता की, हमें उसका निमंत्रण स्वीकार कर लेना चाहिए। ये सोचकर उसने दूत से कहा, राजा धर्मवीर से कहना कि हम शीघ्र ही किंजलपुर आएंगे। राजा रूप वर्मा ने तुरंत ही दूत के द्वारा लाई गई सामग्री अकाल पीड़ितों में बंटवा दी। इसके बाद वह अपनी रानी हीरामती के पास पहुंचे। कहने लगे, रानी, हमारे मित्र धर्मवीर का निमंत्रण आया है, हमें सपरिवार उनके यहाँ पर जाना है। ठीक है महाराज, मैं तैयारी करती हूँ। और फिर अगले ही दिन रूप वर्मा अपनी रानी हीरामती और अपनी पुत्री स्वर्णा को लेकर किंजलपुर की ओर रवाना हो गए। राजा धर्मवीर और रानी कनक ने राजा रूप वर्मा और उनकी पत्नी का आदर सहित राजमहल में स्वागत किया। रात के समय राजा धर्मवीर जब अपनी रानी और पुत्र करमवीर को लेकर अतिथि गृह में गए, जहां पर राजा रूप वर्मा को ठहराया गया था, दोनों परिवार बैठकर वहां बातें करने लगे। तब रूप वर्मा की पत्नी ने जब छोटे राजकुमार को देखा तो मन में सोचने लगी, राजा धर्मवीर का पुत्र करमवीर कितना सुंदर है। अगर हमारी बेटी स्वर्णा का विवाह इसके साथ हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा, दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। जब राजा धर्मवीर चले गए तो रानी हीरामती ने रूप वर्मा से कहा, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो एक बात कहूँ। कहो रानी, क्या कहना चाहती हो? महाराज, जब से मैंने राजा धर्मवीर के पुत्र करमवीर को देखा है, तब से एक विचार मेरे दिमाग में कुलबुला रहा है। अगर हमारी बेटी राजकुमारी स्वर्णा का विवाह करमवीर से हो जाए तो कैसा रहेगा? इस विवाह से आपकी और राजा धर्मवीर की मित्रता और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। राजा ने कहा, विचार तो अच्छा है महारानी, हम कल ही इस बारे में राजा धर्मवीर से बात करेंगे। दूसरे दिन जब धर्मवीर रूप वर्मा से मिले, तब रूप वर्मा कहने लगा, राजा धर्मवीर, हमारी महारानी की एक इच्छा है कि हमारी बेटी स्वर्णा का विवाह आपके बेटे करमवीर के साथ हो जाए। राजा रूप वर्मा, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तो करमवीर और स्वर्णा दोनों ही बच्चे हैं। तो क्या हुआ राजन, बाल विवाह की प्रथा तो हमारे यहाँ चली आ रही है और फिर केवल विवाह ही किया जाएगा। अपनी बेटी को विदा हम तभी करेंगे जब वो पूरे 16 वर्ष की हो जाएगी। अच्छा, तब तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, बल्कि इस संबंध से मुझे बहुत ही खुशी होगी। तब राजा रूप वर्मा ने तुरंत ही अपनी बेटी का रिश्ता राजकुमार के साथ तय कर दिया। जल्दी ही शुभ मुहूर्त देख के करमवीर और स्वर्णा का बाल विवाह कर दिया गया। अब करमवीर और स्वर्णा दोनों साथ साथ ही खेलते और घूमते फिरते। इस प्रकार राजा रूप वर्मा 1 महीने तक धर्मवीर के यहाँ पर मेहमान बनकर रहे। एक दिन वो राजा धर्मवीर से कहने लगे, राजा धर्मवीर, हमारे राज्य में अकाल की मार अब कुछ कम हो गई है। इस बुरे समय में आपने हमारी हर प्रकार से सहायता की है और हमारा दिल जीत लिया। आपके इस अतिथि सत्कार को हम पूरा जीवन नहीं भुला सकेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम अपने राज्य वापस लौटना चाहते हैं। प्रजा हमारी राह देख रही होगी। राजन, आपको वापस भेजने का मन तो नहीं करता, पर आपकी बात भी ठीक है। आपकी प्रजा निश्चित ही आपकी राह देख रही होगी, इसीलिए अब हम आपको रोकेंगे नहीं। और फिर जब राजा रूप वर्मा विदा लेने लगा, तब धर्मवीर ने कहा, राजा रूप वर्मा, हमारी बहू स्वर्णा का ख्याल रखना। तुम्हारे पास वो हमारी अमानत के रूप में रहेगी। आपका आदेश सिर माथे पर महाराज। इसके बाद रूप वर्मा वहां से विदा लेकर अपने राज्य वापस लौट गया। सुबोध नगर पहुंचकर रूप वर्मा ने अपने धर्मगुरु चंडीदास को बुलाया और कहने लगा, धर्मगुरु, हम राजकुमारी स्वर्णा का विवाह किंजलपुर के युवराज करमवीर से कर चुके हैं। आप तो भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं। कृपया बताइए कि ये विवाह सफल रहेगा या असफल।
रूप वर्मा की बात सुनकर धर्मगुरु चंडीदास ने अपनी पोथी खोली और कुछ देर तक गणना करते रहे। इसके बाद वो बोले, राजन, आपने ये विवाह जल्दबाजी में करके अच्छा नहीं किया। ये विवाह कभी भी सफल नहीं रहेगा। ये सुनकर राजा परेशान हो गया और कहने लगा, ये आप क्या कह रहे हैं धर्मगुरु? राजन, ये मैं नहीं कहता, बल्कि ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं। इस विवाह पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। राजकुमारी स्वर्णा और युवराज करमवीर का मिलन असंभव है। धर्मगुरु की बात सुनकर रूप वर्मा के चेहरे पर परेशानी की लकीरें आने लगी। धर्मगुरु, हमारी एक ही बेटी है, उसको हम दुखी कैसे देख सकते हैं? जो होना था वो तो हो चुका। अब कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से राजकुमारी स्वर्णा और युवराज करमवीर का वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो सके। राजन, उसका एक ही उपाय है। आपने उनका विवाह बहुत ही जल्दी में कर दिया। अब आप ऐसा कीजिए कि राजा धर्मवीर के साथ अपने सभी रिश्ते तोड़ लीजिए। ना ही उनसे कोई संपर्क किया जाएगा, ना ही उन्हें कोई संदेश भेजा जाएगा। और फिर जब दोनों बच्चे कम से कम 16 वर्ष के हो जाएंगे, तब पुनः उनका विवाह किया जाए। ये विवाह तभी सफल हो पाएगा। धर्मगुरु, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? सुनो राजन, आज से 6 माह के बाद किंजलपुर राज्य में भयंकर रोग फैलेगा। उस रोग की चपेट में आकर बहुत से लोग मारे जाएंगे। जिस जड़ी बूटी से वो रोग ठीक होगा, वो जड़ी बूटी या तो आपके राज्य में मिलती है या फिर दूर हिमालय की तलहटी में। राज्य में रोग फैलने के पश्चात राजा धर्मवीर आपसे उस जड़ी बूटी की मांग करेंगे। आपको वह जड़ी बूटी उनको नहीं देनी। ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे ऐसा करने से तो राजा धर्मवीर हमसे नाराज हो जाएंगे। उनका नाराज होना ही राजकुमारी और युवराज करमवीर के लिए फायदेमंद होगा। राजन, आपके इनकार करते ही राजा धर्मवीर नाराज होकर आपसे रिश्ता तोड़ लेंगे। तब 15 वर्ष बीत जाने के बाद यदि आप पुनः राजा धर्मवीर के पास जाएं और राजकुमारी स्वर्णा और युवराज करमवीर के विवाह की याद दिलाएं, तभी बात बन सकती है, वरना नहीं। ओह, यह तो बड़े ही धर्म संकट की बात हो गई। रूप वर्मा गहरी सोच में पड़ गया। राजन, एक बात और ध्यान में रहे, आने वाले 15 वर्ष स्वर्णा और करमवीर के लिए बहुत ही अमंगलकारी हैं। इसी बीच अगर भूले से भी दोनों ने एक दूसरे का मुंह देख लिया तो दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाएगी। याद रहे, राजा धर्मवीर के साथ तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहना चाहिए। ये कैसी अनहोनी है धर्मगुरु? क्या हमारी बेटी का भाग्य इतना खराब है? अपनी बात पूरी करके धर्मगुरु वहां से लौट गए। इसके बाद रूप वर्मा अपनी रानी हीरामती के पास आया और उसे सारी बातें बताई। पूरी सच्चाई जानने के बाद रानी कहने लगी, महाराज, धर्मगुरु जो भी भविष्यवाणी करते हैं वो अवश्य ही सच होती है। अब आप क्या करेंगे? रानी, अपनी इकलौती बेटी की खुशी के लिए हम वैसा ही करेंगे जैसा धर्मगुरु ने बताया है। इस घटना के 6 महीने बीतने के बाद किंजलपुर में एक महामारी सी फैलने लगी, जिसके कारण वहां के लोगों की बीमारी से मृत्यु होने लगी। इसकी सूचना प्रधानमंत्री ने अपने राजा धर्मवीर को दी। महाराज, राज्य में ना जाने कैसा जानलेवा रोग फैल रहा है। लोग उस रोग से ग्रसित होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। पहले कभी भी राज्य में इस प्रकार इतनी मौतें नहीं हुई। ना जाने ये कैसी बीमारी है। हम राजवैद्य से मिलकर इस बारे में सलाह मशवरा करेंगे। राजा धर्मवीर ने तुरंत राजवैद्य को अपने महल में बुलवाया और उनसे कहने लगे, राजवैद्य जी, राज्य में इन दिनों बड़ी ही विचित्र बीमारी फैली हुई है। लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। क्या आपके पास इस बीमारी के लिए कोई औषधि नहीं है? राजवैद्य ने कहा, महाराज, आप चिंता ना करें। मैं अभी अपनी पुस्तकों में देखकर आपको ये बताता हूँ कि इस महामारी को रोकने के लिए क्या औषधि है। राजवैद्य ने अपनी पुस्तकों का अध्ययन किया और उसके बाद वो राजा से कहने लगा, महाराज, काली जय नाम की एक जड़ी बूटी होती है। वो जड़ी बूटी राज्य में फैली हुई महामारी को रोक सकती है। राजा ने पूछा, राजवैद्य जी, वो जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी? राजन, वो जड़ी बूटी या तो सुबोध नगर के राजकीय उद्यान में मिलेगी या फिर हिमालय पर्वत की तलहटी में। सुबोध नगर के राजकीय उद्यान में उस जड़ी बूटी का एक पेड़ है। राजवैद्य जी, हिमालय तो यहाँ से काफी दूर है।
जब तक वहां से जड़ी बूटी मंगवाई जाएगी तब तक राज्य में काफी लोग मर चुके होंगे। सुबोध नगर के राजा हमारे मित्र हैं, हम उन्हीं के राजकीय उद्यान से वो जड़ी बूटी मंगवा लेंगे। राजा धर्मवीर ने तुरंत राजा रूप वर्मा के नाम एक पत्र लिखा और उसे दूत को दिया और कहा, शीघ्र ही सुबोध नगर जाओ और वहां के राजा रूप वर्मा तक ये पत्र पहुंचा दो। जो आज्ञा महाराज। दूत वो पत्र लेकर राजा रूप वर्मा के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज की जय हो, हमारे महाराज धर्मवीर ने आपके नाम ये पत्र भेजा है। राजा रूप वर्मा ने दूत से वो पत्र ले लिया और सोचने लगा, ओह, परीक्षा की वो घड़ी आ पहुंची। पत्र में राजा धर्मवीर ने अवश्य ही जड़ी बूटियों की मांग की होगी। क्या करूं, इस दूत को क्या जवाब दूं? रूप वर्मा अब पशोपेश में पड़ गया था। सोचने लगा, अपनी बेटी की मंगल कामना के लिए मुझे दिल कड़ा करके जड़ी बूटियों के लिए मना करना होगा। इसी में हमारी और राजा धर्मवीर की भलाई है। रूप वर्मा ने पत्र खोलकर पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था, राजा रूप वर्मा जी, हमारे राज्य में इन दिनों भयंकर महामारी फैली हुई है। उस महामारी को रोकने के लिए हमें जिस जड़ी बूटी की आवश्यकता है उसका नाम काली जय है और वह जड़ी बूटी आपके राजकीय उद्यान में विद्यमान है। कृपया करके हमारे दूत को वह जड़ी बूटी दे दीजिए। मैं आपका आभारी रहूंगा। आपका मित्र राजा धर्मवीर। पत्र को पढ़ने के बाद उसने कहा, दूत, इस पत्र के जवाब में हम तुम्हें एक पत्र लिख कर देंगे। तुम उस पत्र को ले जाकर किंजलपुर के राजा धर्मवीर को दे देना। जो आज्ञा महाराज। रूप वर्मा ने तुरंत ही एक पत्र लिखा और दूत को दे दिया। तब पत्र को लेकर दूत उसी समय किंजलपुर की ओर रवाना हो गया। किंजलपुर पहुंचकर उसने वो पत्र राजा धर्मवीर को दिया। धर्मवीर ने कहा, क्या तुम सुबोध नगर से कालजयी जड़ी बूटी ले आए दूत? नहीं महाराज, आपके पत्र के जवाब में राजा रूप वर्मा ने एक पत्र लिख कर दिया है। मैं उसी को लेकर वापस आया हूँ। दूत ने रूप वर्मा का पत्र धर्मवीर को दे दिया। तब धर्मवीर ने पत्र खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, राजा धर्मवीर, माना कि आप हमारे पुराने मित्र हैं, लेकिन इस नाते आपने ये कैसे सोच लिया कि खानदानी वृक्ष से जड़ी बूटी तोड़कर हम आपको दे देंगे? मैं वो जड़ी बूटी किसी हालत में नहीं दे सकता। पत्र पढ़कर धर्मवीर के तन बदन में आग सी लग गई। सोचने लगा, मेरा इतना अपमान मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मित्रता का दम भरने वाला रूप वर्मा हमें इस प्रकार आंखें दिखाएगा। वो क्या समझता है कि जड़ी बूटी केवल उसके उद्यान में ही है? हम सैनिकों को भेजकर हिमालय की तलहटी से वो जड़ी बूटी मंगवा लेंगे। उसने तुरंत सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया, सैनिकों, हिमालय की तलहटी से कालजयी जड़ी बूटी लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। आदेश पाकर सैनिक जड़ी बूटी लेने के लिए निकल गए। इसके बाद धर्मवीर अपनी रानी कनक के पास पहुंचा। रानी कहने लगी, क्या बात है महाराज, आप कुछ गुस्से में दिखाई देते हैं। आज राजा रूप वर्मा ने हमारे मुंह पर करारा तमाचा मारा है। उसकी नीचता पर हमें बड़ा ही गुस्सा आ रहा है। तब धर्मवीर ने रानी कनक को सारी बात बताई। सारी बात जानकर रानी कहने लगी, रूप वर्मा आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्या वो भूल गया कि उसने आपके बेटे के साथ अपनी बेटी ब्याही है? राजा ने क्रोध में आकर कहा, रानी कनक, भूल जाओ कि हमारे बेटे करमवीर का विवाह रूप वर्मा की बेटी के साथ हुआ था। क्या मतलब महाराज? रानी कनक, अब हमारा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। हम अपने बेटे का विवाह किसी दूसरी जगह रचाएंगे। अब हम रूप वर्मा के साथ किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। वह अपने आप को समझता क्या है? दूसरी ओर सैनिकों की टुकड़ी हिमालय की तलहटी में जा पहुंची और वहां से कालजयी जड़ी बूटी लेकर वापस किंजलपुर लौट आई। उस कालजयी जड़ी बूटी की सहायता से लोगों का इलाज किया गया और जल्द ही वो महामारी खत्म हो गई। दूसरी ओर राजा रूप वर्मा परेशान था। सोचने लगा, अवश्य ही राजा धर्मवीर हमसे बहुत ही नाराज होंगे। हमें अपना एक गुप्तचर भेजकर सूचना मंगवानी चाहिए कि हमारे पत्र का धर्मवीर पर क्या प्रभाव पड़ा। रूप वर्मा ने तुरंत ही आदेश देकर एक गुप्तचर को किंजलपुर भेजा। गुप्तचर ने वापस आकर रूप वर्मा को बताया, महाराज, राजा धर्मवीर तो आपका नाम भी अपनी जुबान पर नहीं लाना चाहते। वे आपसे बहुत ही नाराज हैं। तब राजा ने मन ही मन अपने आप को समझाया, रूप वर्मा, दुखी होने से क्या फायदा, ये तो होना ही था।
अब तो मन मारकर किसी तरह 15 वर्ष बीतने का इंतजार करना होगा। इधर राजा धर्मवीर ने अपने सेनापति को बुलाकर आदेश दिया, सेनापति जी, हमारा आदेश है कि सुबोध नगर राज्य का कोई भी निवासी हमारे राज्य में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि वहाँ का कोई भी आदमी हमारे राज्य में प्रवेश करने की कोशिश करे तो उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। इस प्रकार धीरे धीरे पूरे 14 वर्ष बीत गए और एक दिन रूप वर्मा की पत्नी कहने लगी, महाराज, राजकुमारी स्वर्णा अब युवा हो गई है, क्या आपको उसका तनिक भी ध्यान नहीं? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है रानी? राजकुमारी स्वर्णा अब जवान हो चुकी है, क्या उसको उसके ससुराल नहीं भेजना? तो तुम ये कहना चाहती हो रानी हीरामती, राजा धर्मवीर से संबंध तोड़े हुए हमें पूरे 14 वर्ष बीत चुके हैं, अभी 1 वर्ष और बाकी है, हम उनसे नहीं मिल सकते। 1 वर्ष के बाद ही हम इस बारे में उनसे बात करेंगे। धीरे धीरे 1 साल भी बीत गया। तब राजा सोचने लगा, अब तो 1 साल भी पूरा हो गया, अब हमें धर्मवीर के पास पहुंचना चाहिए। तभी उसके दिमाग में एक दूसरा विचार आया, स्वयं जाने से पहले मुझे अपने दूत को राजा धर्मवीर के पास भेजना चाहिए। रूप वर्मा ने तुरंत ही एक दूत को किंजलपुर भेजा। जैसे ही दूत किंजलपुर की सीमा में घुसा, उसे सैनिकों ने रोक लिया। कौन हो तुम और किस राज्य के हो? मैं राजा रूप वर्मा का दूत हूँ और राजा धर्मवीर के पास जाना चाहता हूँ। ये सुनते ही सैनिक आग बबूला हो गए और कहने लगे, तुम राजा रूप वर्मा के दूत हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे राज्य में घुसने की? इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, महाराज का ऐसा ही आदेश है। अगले ही पल सैनिकों ने तलवार के एक वार से उस दूत को मौत के घाट उतार दिया। इधर जब कई दिनों तक दूत वापस नहीं आया तो रूप वर्मा सोचने लगा, लगता है हमारे दूत को किंजलपुर में मौत के घाट उतार दिया गया है। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक सैनिक आया और कहने लगा, महाराज, दूर देश से एक घोड़ों का व्यापारी आया है जिसका नाम हशमत खान है, वो आपसे मिलना चाहता है। कुछ देर के बाद घोड़ों का व्यापारी हशमत खान उनके सामने हाजिर था। हशमत खान, कहो कौन से राज्यों का दौरा करके आ रहे हो? महाराज, मैं जमालपुर, हिरदलपुर, किंजलपुर, इन सभी राजाओं के यहाँ पर अपने घोड़े बेचकर सीधा आपके पास चला आ रहा हूँ। क्या कहा? तुम किंजलपुर से होकर आए हो? हाँ महाराज, राजा धर्मवीर तो हमारे घोड़ों के बहुत पुराने ग्राहक हैं। ये सुनकर राजा सोचने लगा, हशमत खान राजा धर्मवीर के पास होकर आया है, इससे वहाँ का हालचाल मालूम करना चाहिए, करमवीर के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। रूप वर्मा ने हशमत खान से कहा, हशमत खान, राजा धर्मवीर कैसे हैं? युवराज करमवीर कैसे हैं? क्या उन लोगों के बारे में तुम कुछ बता सकते हो? क्यों नहीं महाराज, राजा धर्मवीर बिल्कुल कुशल मंगल हैं और राजकाज संभाल रहे हैं। युवराज करमवीर भी अब युवा हो चुका है और उसके पिता उसके विवाह के लिए पूरे जोर शोर के साथ रिश्ता ढूंढ रहे हैं। क्या कहा? युवराज करमवीर के लिए रिश्ते की बात चल रही है, लेकिन उसका विवाह तो हमारी पुत्री के साथ हो चुका है। स्वर्णा तो यहाँ पर है, फिर वो रिश्ते की बात क्यों चला रहे हैं? मैं सच कहता हूँ महाराज, युवराज करमवीर के विवाह के लिए आसपास के कई राजाओं की कन्याओं के रिश्ते आ रहे हैं। ये सारी बातें सुनकर राजा रूप वर्मा चिंतित हो गया और उसने कहा, हशमत खान, हमारी तबीयत अभी कुछ खराब है, हम तुमसे बाद में बात करेंगे, इस समय तुम जाओ। उसके जाने के बाद रूप वर्मा सोचने लगा, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, वेश बदलकर स्वयं राजा धर्मवीर के पास जाना चाहिए। इधर राजकुमारी स्वर्णा भी बहुत दुखी थी। वो सोचती थी, क्या मेरे पति ने मुझको बिल्कुल भुला दिया है? क्या बचपन की शादी युवराज करमवीर बिल्कुल भूल चुके हैं? ये सोच सोचकर वह उदास रहती थी। जब उसका कोई बस नहीं चलता तो रोने लगती। उस समय भी वो उदास बैठी हुई रो रही थी जब रूप वर्मा उसके कमरे में आए और कहने लगे, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? ये तुमने क्या हाल बना रखा है? बेटी, मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ, अब चिंता मत करो, मैं आज ही युवराज करमवीर से मिलने के लिए किंजलपुर जा रहा हूँ और अब जल्दी ही युवराज करमवीर तुम्हें यहाँ से विदा करके ले जाएंगे। पिता की बात सुनकर राजकुमारी स्वर्णा के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। इसके बाद राजा रूप वर्मा अपनी रानी के पास गए। कहने लगे, रानी हीरामती, मैं आज ही किंजलपुर जा रहा हूँ, सब ठीक तो है ना महाराज? सब ठीक कहाँ पर है रानी,
सुना है युवराज करमवीर के विवाह के लिए रिश्ते की खोज की जा रही है। क्या अब हमारी बेटी स्वर्णा का क्या होगा? उसी बारे में तो मैं राजा धर्मवीर से बात करना चाहता हूँ और मेरा किंजलपुर जाना बहुत ही जरूरी है। तो जाइए महाराज, इस काम में अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। और तब राजा रूपवर्मा ने एक बंजारे का रूप धर लिया और हाथों में सारंगी लेकर किंजलपुर की ओर चल पड़ा। रानी मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, मेरे स्वामी की रक्षा करना। किंजलपुर के राजा धर्मवीर हमसे नाराज हैं। पता नहीं वो महाराज रूपवर्मा के साथ कैसा सलूक करेगा। कई दिन का सफर तय करने के बाद जब रूपवर्मा ने किंजलपुर की सीमा में प्रवेश किया तो सैनिकों ने उसे रोक लिया। कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है और कहाँ के रहने वाले हो? राजा सोचने लगा, इनको सच बताना ठीक नहीं है, वरना राजा धर्मवीर के पास पहुंचने से पहले ही ये लोग मेरा काम तमाम कर देंगे। ये सोचकर रूपवर्मा ने हाथ जोड़कर सैनिकों से कहा, भाइयों, हम तो बंजारे हैं, भला हमारा क्या ठौर ठिकाना। बहुत दूर से आ रहे हैं, घूम फिर कर गा बजाकर अपना पेट पालते हैं। हमने राजा धर्मवीर की बहुत तारीफ सुनी है, उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। ऐसी बात है तो हमें भी सारंगी बजाकर सुनाओ, तभी तुम्हें आगे बढ़ने देंगे। जो हुक्म अन्नदाता। तब रूपवर्मा ने सारंगी बजानी शुरू की। उसकी सारंगी का मधुर संगीत सुनकर सैनिक बहुत ही खुश हुए और कहने लगे, वाह, तुम तो सचमुच बहुत ही अच्छी सारंगी बजाते हो। जाओ, अब तुम दरबार में जा सकते हो। धन्यवाद। सैनिकों से जान छुड़ाकर रूपवर्मा आगे बढ़ गया। वो सीधा राजा धर्मवीर के दरबार में पहुंचा। राजा ने कहा, कौन हो तुम? महाराज, मैं सुबोध नगर का निवासी हूँ। राजा रूपवर्मा ने मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए भेजा है। ये सुनते ही राजा क्रोध में आ गया और कहने लगा, क्या कहा? तुम सुबोध नगर के रहने वाले हो? तुम्हें हमारे सैनिकों ने जीवित कैसे छोड़ दिया? महाराज, मैं आपके सैनिकों से झूठ बोलकर आया हूँ। यदि उनको सच बता देता तो वो मुझे जीवित ना छोड़ते, लेकिन अब भी तुम जीवित नहीं बचोगे। ये कहकर धर्मवीर सिंहासन से उठा और तलवार खींचकर रूपवर्मा की ओर बढ़ने लगा। ये देखकर प्रधानमंत्री ने धर्मवीर से कहा, रुकिए महाराज, राज दरबार में खून खराबा नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री की बात सुनकर धर्मवीर रुक गया और उनकी ओर देखने लगा। तब प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, ये बात ठीक है कि इस बंजारे ने हमारे राज्य में प्रवेश करने के लिए अपना झूठा परिचय दिया, लेकिन जब ये दरबार में आ ही गया है तो इसकी बात सुनने में क्या हर्ज है? कृपया इसकी बात सुन लीजिए। ठीक है प्रधानमंत्री, यदि आप कहते हैं तो हम इसकी बात सुन लेते हैं। फिर धर्मवीर ने कहा, कहो बंजारे, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, हमारे राजा ने आपकी सेवा में कुछ वस्तुएं भिजवाई हैं और उनका उत्तर मंगवाया है। ये कहने के बाद रूपवर्मा ने अपनी गठड़ी में से चांदी का एक थाल निकाला। उसमें एक लोहे की मजबूत जंजीर, रस्सी के 2 टुकड़े और 2 फूलों की मालाएं रखी थीं। एक माला चमेली के फूलों की थी, दूसरी माला गुलाब के फूलों की थी। इसके बाद वो कहने लगा, महाराज, थाल में रखी हुई वस्तुओं का जवाब राजा रूपवर्मा ने मंगवाया है। धर्मवीर सोचने लगा, हमें तो थाल में रखी हुई वस्तुओं का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा, भला मैं इस दूत को क्या जवाब दूं? ये सोचकर राजा ने कहा, बंजारे, हम तुम्हारे राजा के द्वारा भेजी हुई वस्तुओं के सांकेतिक प्रश्नों के सही उत्तर कल देंगे। तब तक तुम्हारे ठहरने की व्यवस्था अतिथि गृह में कर दी जाएगी। जो आज्ञा महाराज। रूपवर्मा को महल की अतिथिशाला में ठहरा दिया गया। अब राजा धर्मवीर दरबार समाप्त हो जाने के बाद अपने विद्वानों से मिला और उनसे कहने लगा, क्या आप में से कोई भी इस थाल में रखी हुई वस्तुओं का अर्थ बता सकता है? राजा की बात सुनकर सब विद्वान एक दूसरे के मुंह देखने लगे। ये देखकर राजा ने कहा, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे राज्य में एक भी विद्वान ऐसा नहीं जो इन वस्तुओं का अर्थ बता सके। ये कहकर धर्मवीर उस कमरे से निकल गया। वो चिंतित सा अपने कमरे में आ पहुंचा, जहां पर रानी ने उससे कहा, क्या बात है महाराज, आप कुछ परेशान से हैं? रानी, आज राजा रूपवर्मा ने अपना दूत हमारे पास भेजा है। उसने हमसे कुछ विचित्र प्रश्न पूछे हैं। उसके प्रश्नों के उत्तर हमें नहीं पता चल रहे। इसी बात से हम परेशान हैं कि कल दूत को क्या जवाब देंगे। तभी युवराज करमवीर ने कमरे में प्रवेश किया। माता पिता को उदास देखकर वह चौंक गया और कहने लगा, क्या बात है,
आप दोनों इस प्रकार गुमसुम क्यों बैठे हुए हैं? बेटा बात ही ऐसी है। और उसके बाद करमवीर के कहने पर धर्मवीर ने थाल में रखी हुई वस्तुओं के बारे में उसे बताया और फिर कहने लगा, बेटा यदि थाल में रखी हुई वस्तुओं का सही मतलब हम कल दरबार में नहीं बता पाए तो सुबोध नगर के सामने किंजलपुर राज्य की बड़ी ही बेइज्जती हो जाएगी, साथ ही साथ दरबार में हमारा अपमान भी होगा। ये सुनकर करमवीर सोच में पड़ गया और फिर कहने लगा, पिताजी महाराज आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं थाल में रखी हुई वस्तुओं का मतलब समझ गया हूँ। कल दरबार में दूत के सामने मैं उसके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तुमने क्या उत्तर सोचा है पुत्र? पिताजी आप मुझ पर भरोसा रखिए, बस आप दरबार में ये घोषणा करवा दीजिए कि दूत के प्रश्नों का उत्तर करमवीर देना चाहता है। अच्छा बेटा, मैं कल घोषणा करवा दूंगा। दूसरे दिन जब दरबार लगा तो बंजारे रूप वर्मा ने धर्मवीर से कहा, महाराज थाल में रखी हुई वस्तुओं का आपने क्या उत्तर सोचा? बंजारे इन वस्तुओं के सही उत्तर युवराज करमवीर देना चाहते हैं। ठीक है महाराज, मुझे कोई एतराज नहीं। तब करमवीर अपने स्थान से उठा और थाल के पास आ गया। थाल में रखी हुई लोहे की जंजीर उसने उठाई और पास ही खड़े हुए प्रधानमंत्री से कहा, प्रधानमंत्री जी इस जंजीर की कड़ियां अलग अलग करके थाल में वापस रखवा दीजिए। अच्छा युवराज। प्रधानमंत्री ने एक सैनिक को जंजीर देकर जंजीर की कड़ियां अलग अलग करने का आदेश दे दिया। तब करमवीर ने रस्सी के दोनों टुकड़े उठाए और उन्हें आपस में गांठ लगाकर जोड़ दिया। इसके बाद जुड़ी हुई रस्सी को उसने वापस थाल में रख दिया। फिर उसने चमेली के फूलों की माला के पास गुलाब के फूलों की माला रख दी। तभी सैनिक जंजीर की कड़ियां अलग अलग करके ले आया। तब करमवीर ने रूप वर्मा से कहा, बंजारे तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल गए होंगे, लेकिन मेरा भी एक प्रश्न है और मुझे उसका उत्तर अभी तुमसे चाहिए। पूछिए युवराज, इन दोनों मालाओं में से आप कौन से फूलों की माला चुनेंगे? रूप वर्मा ने आगे बढ़कर गुलाब के फूलों की माला उठा ली। ये देखकर युवराज कहने लगा, राजा रूप वर्मा अब बंजारे के वेश को त्याग दीजिए, हमने आपको पहचान लिया है। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। राजा धर्मवीर कहने लगा, क्या बंजारे के वेश में स्वयं राजा रूप वर्मा हैं? करमवीर की बात सुनकर राजा रूप वर्मा भी हैरान रह गया और सोचने लगा, ओह युवराज करमवीर ने मुझे पहचान लिया। सचमुच युवराज तो बहुत ही बुद्धिमान है। दूसरी ओर रूप वर्मा की असलियत जानने के बाद दरबार में एकदम सन्नाटा सा छा गया। राजा धर्मवीर सिंहासन से उठकर रूप वर्मा के पास आ गया और पूछने लगा, क्या करमवीर सच कह रहा है? हाँ महाराज, मैं रूप वर्मा ही हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि युवराज ने ये सारा भेद कैसे जाना। ये सुनकर करमवीर ने रूप वर्मा से कहा, राजा रूप वर्मा मैंने आपसे पूछा था कि थाल में से आप पहले क्या उठाएंगे, गुलाब की माला या चमेली की माला? यदि आप दूत होते तो खुद फैसला कभी ना लेते, लेकिन आपने तुरंत आगे बढ़कर गुलाब की माला उठा ली। इससे मैं समझ गया कि आप स्वयं राजा रूप वर्मा हैं, कोई दूत नहीं है। ये बात सुनकर सभी लोग हैरान थे और करमवीर की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। और फिर आगे करमवीर ने रूप वर्मा से कहा, राजा रूप वर्मा अब मैं आपके प्रश्नों का विस्तार से उत्तर देता हूँ। आप ये चाहते थे कि दोनों राज्य दुश्मनी भूलकर फिर से एक हो जाएं। आपने संकेत के रूप में अपनी ये बात हम तक पहुंचानी चाहिए। यहाँ के विचार आप खुद सुनना चाहते थे, इसीलिए बंजारे का वेश बनाकर यहाँ पर खुद आ गए। आपने थाल में 3 वस्तुएं रखी थी और यहाँ के विद्वानों को चुनौती दी। आप दोनों राज्यों को एक करना चाहते थे। लोहे की जंजीर का मतलब ये था कि आप हमारे राज्य पर आक्रमण करें और हम सभी को बेड़ियों में जकड़ लें। मैंने कड़ियों को अलग अलग करके ये दर्शाया कि युद्ध का मुंह तोड़ जवाब हमें भी देना आता है। थाल में रस्सियों के 2 टुकड़े रखे थे, वे हमारे दोनों राज्यों के प्रतीक थे। उन्हें आपस में गांठ लगाकर मैंने ये संदेश दिया कि हम भी एकता चाहते हैं, युद्ध नहीं। राजा रूप वर्मा कहने लगा, सचमुच आप बहुत ही अक्लमंद हैं युवराज। चमेली के फूलों की माला से आपने क्या अनुमान लगाया? चमेली की माला आपकी बेटी स्वर्णा का प्रतीक है। आपने यह जानना चाहा था कि क्या हम स्वर्णा को स्वीकार करेंगे। हम जानते हैं कि स्वर्णा से बचपन में हमारा विवाह हो चुका है। भले ही मतभेदों के कारण हम उससे दूर हो गए, लेकिन स्वर्णा हमारी पत्नी है, इसीलिए हम स्वर्णा को स्वीकार करेंगे।
प्रतीक के रूप में मैंने गुलाब की माला चमेली के माला के पास रख दी। ओह युवराज, आपके इस उत्तर ने तो हमारी झोली में अनगिनत खुशियां डाल दी। धर्मवीर, जो अब तक चुप था, उसने रूपवर्मा से कहा, राजा रूपवर्मा, अब हमें आप ये बताइए कि 15 साल पहले आपने हमारे दूत को बिना जड़ी बूटी दिए खाली हाथ क्यों लौटा दिया था, और 15 वर्ष तक ना आपने हमसे कोई संपर्क किया और हमारे रिश्ते को भी तोड़ दिया, और आज 15 वर्ष के बाद पुनः उस रिश्ते को जोड़ने आए हैं, ऐसा क्यों? राजा धर्मवीर, आज मैं आपको सारी बात विस्तार से बताऊंगा। सारी बात जानने के बाद मुझे आशा है कि आपका क्रोध दूर हो जाएगा। कुछ देर के बाद राजा रूपवर्मा एक एकांत कमरे में गए, जहां पर राजा धर्मवीर उनके सामने बैठा हुआ था, और राजा रूपवर्मा बताने लगा, राजा धर्मवीर जी, 15 वर्ष पहले जब राजकुमारी स्वर्णा का विवाह युवराज कर्मवीर के साथ करके मैं वापस सुबोध नगर लौटा, तो हमारे धर्मगुरु चंडीदास ने मुझे बताया कि ये विवाह सफल नहीं हो पाएगा। हाँ राजन, हमारे धर्मगुरु जो भी बताते हैं वो हमेशा सच होता है। उन्हीं के कहने पर मैंने 15 वर्ष तक आपसे कोई संपर्क नहीं किया। आपको नाराज करने के लिए मैंने आपके दूत को जड़ी बूटियां नहीं दी थी। और उसके बाद रूपवर्मा ने सारी बात विस्तार से राजा धर्मवीर को बता दी। सारी सच्चाई जानने के बाद धर्मवीर कहने लगा, मित्र रूपवर्मा, किस्मत के फेर के कारण हम दोनों बहुत समय तक एक दूसरे से दूर रह चुके हैं। आओ हम फिर से गले लग जाएं। तब रूपवर्मा उठकर राजा धर्मवीर के गले लग गया। दोनों की आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। और फिर कुछ दिनों के बाद राजकुमारी स्वर्णा और राजकुमार कर्मवीर का बड़ी ही धूमधाम से विवाह कर दिया गया। बहुत ही पुराने समय की बात है। मिथिला राज्य में गोनू झा नाम के एक बड़े ही विद्वान व्यक्ति रहते थे। वे जाति से तो ब्राह्मण थे, परंतु खेती किसानी करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। मिथिला के राजा ने खास तौर पर उनकी बुद्धिमानी को देखते हुए उन्हें अपने राज दरबार में नियुक्त कर रखा था। मिथिला के राजकुमार का भी गोनू झा के साथ बहुत ही मेलजोल था। जब भी गोनू झा राज दरबार में आते तो राजकुमार से अवश्य ही भेंट करते थे। एक दिन की बात है, जब मिथिला के राजा अपने राज दरबार में बैठे हुए थे तो कुछ साधु उनके पास आए और कहने लगे, महाराज, आपके राजकुमार ने हमारे राजगुरु की हत्या कर दी है। महाराज ने कहा, ये अनहोनी कैसे हो गई? आपके पास इस बात का क्या सबूत है? साधु ने एक तीर दिखाते हुए कहा, ये तीर जो राजगुरु जी की मौत का कारण बना। राजा ने कहा, तीर किसी और का भी हो सकता है। अवश्य हो सकता है महाराज, परंतु महाराज, राजकुमार के तीर पर अपना अलग एक शाही निशान होता है। इस बात को सभी जानते हैं। तो ठीक है ऋषिवर, आप हमें तीर को दिखाइए। राजा ने तीर को अपने हाथ में लिया और बड़े ही ध्यान से उसे देखने लगे। तीर को देखते हुए राजा ने कहा, हाँ, तीर तो राजकुमार का ही है। और इसके बाद राजा ने बड़े ही ऊंचे स्वर में कहा, राजकुमार को कल दरबार में बंदी बनाकर पेश किया जाए। राजा के ये आदेश देने के एक दिन के बाद मंत्री महाराज के पास आए और कहने लगे, महाराज, सुना है राजकुमार राजगुरु की हत्या के बाद डर के मारे कहीं भाग गए हैं या फिर कहीं पर छिप गए हैं। महाराज ने कहा, सारे राज्य में ये घोषणा करवा दीजिए कि राजकुमार जहां पर भी हो 7 दिन के अंदर दरबार में हाजिर हो जाए। जो कोई राजकुमार का पता बताएगा उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। दूसरी तरफ गोनू झा को भी इस बारे में जानकारी मिल चुकी थी और उसी दिन जब वह अपने घर पर थे तो उनके घर पर एक युवती ने प्रवेश किया और गोनू झा से कहने लगी, गोनू झा जी, महाराज ने राजकुमार को पकड़वाने का ऐलान किया है। हाँ, मैं इस बारे में जानता हूँ, परंतु तुम कौन हो और क्या चाहती हो? मैं कौन हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, परंतु इस समय आवश्यक ये है कि मैं राजकुमार के बारे में आपको बताऊं। आप तो जानते ही हैं कि राजकुमार पर राजगुरु की हत्या का आरोप है और ऐसा लगता है कि महाराज उन्हें मृत्यु दंड देंगे।
बेटी वो सब तो ठीक है, परंतु तुम क्या चाहती हो और राजकुमार के लिए तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्योंकि मैं जानती हूं कि राजकुमार बेगुनाह है। वो कैसे? क्योंकि राजकुमार वहां शिकार खेलने नहीं बल्कि मुझसे मिलने के लिए आता था। हो सकता है उस दिन उसने शिकार खेला हो। नहीं, ऐसा वो भूल कर कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह जानते थे कि मुझे पशु पक्षियों से बहुत ही प्यार है। इसीलिए राजकुमार ने जंगल में शिकार खेलना बिल्कुल बंद कर दिया था। लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बेटी? गोनू झा जी, जैसा मैं आपको कहती हूँ, अगर आप वैसा ही करें तो हम राजकुमार को जरूर बेगुनाह साबित कर सकते हैं। और उसके बाद वो युवती गोनू झा को अपनी योजना समझाने लगी। सारी बात समझकर गोनू झा बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर उस लड़की के बताए अनुसार गोनू झा महाराज के पास जाते हैं और कहने लगे, महाराज की जय हो, मेरा प्रणाम स्वीकार करें महाराज। आओ गोनू झा, कहो कैसे आना हुआ? महाराज, मैं राजकुमार के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, कहो क्या कहना चाहते हो? महाराज मन ही मन में सोचने लगे, शायद गोनू झा राजकुमार को बेगुनाह साबित करने के लिए यहाँ पर आया है और मुझे विश्वास है कि ये बुद्धिमान आदमी उसे बचा लेगा। गोनू झा ने कहा, महाराज, क्या राजकुमार के खूनी साबित होने का यही कारण है कि राजगुरु को लगने वाले तीर पर राजकुमार की शाही मोहर लगी हुई थी? हाँ गोनू झा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। क्या खूनी होने के लिए इतना सबूत कम है? महाराज, राजकुमार कहाँ है ये मैं आपको बता सकता हूँ। जल्दी बताओ गोनू झा, हम उसे अभी गिरफ्तार करने के लिए सिपाही भेजते हैं। गोनू झा ने पास ही खड़े एक सिपाही को बुलाकर कहा, सिपाही सुनो, राजकुमार मेरे घर पर छिपे हुए हैं, तुम उन्हें पकड़कर ले आओ। जी हजूर, ऐसा ही होगा। जैसे ही वो सिपाही जाने लगता है तो गोनू झा उससे कहता है, अरे सिपाही सुनो, अपना ये भाला मुझे देते जाओ। सिपाही ने अपना भाला गोनू झा को दे दिया और उस सिपाही के जाते ही गोनू झा ने पास ही खड़े एक दूसरे सिपाही की कनपटी पर वो भाला दे मारा। अचानक हुए इस हमले के कारण वो सिपाही अपने आप को संभाल ना सका और वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। वहां पर खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। मंत्री ने कहा, महाराज, गोनू झा ने तो भरे दरबार में एक सिपाही को घायल कर दिया। ये अपराधी है, इसे सजा दीजिए। गोनू झा ने कहा, महाराज, अपराधी मैं नहीं बल्कि अपराधी वो है जिसका ये भाला है। महाराज, राजकुमार खूनी इसलिए है क्योंकि राजगुरु को लगने वाले तीर पर राजकुमार का शाही निशान है। फर्क सिर्फ इतना है कि राजगुरु को मारते हुए उसे किसी ने नहीं देखा और मुझे मारते हुए देख लिया गया है। राजा गोनू झा की सारी बात समझ गए और कहने लगे, गोनू झा, जो तुम कहना चाहते हो वो हम समझ रहे हैं। इसीलिए हम पहला आदेश वापस लेते हैं और सारे राज्य में ये घोषणा करवाने का हुक्म देते हैं कि राजकुमार जहां कहीं भी हो, दरबार में बाइज्जत पेश किया जाए। शुक्रिया महाराज, अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। परंतु महाराज गोनू झा को एक दूसरे एकांत कमरे में ले गए और गोनू झा से कहने लगे, तुमने राज दरबार में राजकुमार को जिस ढंग से बेगुनाह साबित किया वह तुम्हारे सिवा कोई और नहीं कर सकता। हम कितने दिनों से परेशान थे, तुमने हमारी परेशानी दूर कर दी। हम तुम पर बहुत ही खुश हैं। इसके बाद राजा ने गोनू झा को इनाम देते हुए कहा, ये लो 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली। कुछ दिन तक यहीं रुको जब तक राजकुमार नहीं आ जाते। शुक्रिया महाराज। कुछ दिन महल में रहने के बाद गोनू झा वापस जाने के लिए महाराज के पास आते हैं तो महाराज को परेशान देखकर वह कहने लगा, महाराज, मैं तो वापस जाने की आज्ञा लेने आया था, परंतु आप तो परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ गोनू झा, हम राजकुमार के लिए परेशान हैं। राजकुमार अभी तक दरबार में हाजिर नहीं हुआ। तभी गोनू झा के दिमाग में एक विचार बिजली की गति से कौंधा। वह सोचने लगा, हो ना हो उस लड़की को जरूर मालूम होगा कि राजकुमार कहाँ पर है, जिसे मैं घर पर छोड़कर आया था, जिसने मुझे ये सारी जानकारी दी थी।
मुझे अभी वापस जाकर उस लड़की का पता लगाना चाहिए। इसके बाद गोनू झा ने कहा, महाराज, मैं राजकुमार को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ गोनू झा, मुझे विश्वास है कि तुम राजकुमार को ढूंढने में जरूर कामयाब हो जाओगे। गोनू झा वापस अपने घर में आ गया और वह उस लड़की के बारे में सोचने लगा। तभी संयोग की बात है, वो लड़की एक बार फिर से गोनू झा के घर पर आ गई और गोनू झा ने उससे पूछा, सुनो बेटी, तुम्हें अवश्य ही पता होगा कि राजकुमार कहाँ पर है, बताओ वो कहाँ है। मैं जानती हूँ कि राजकुमार कहाँ पर है, लेकिन मैं दरबार में जाकर सिर्फ राजा को ही बताऊंगी कि वो कहाँ पर है। गोनू झा उसे लेकर मिथिला नरेश के दरबार में पहुंचा। कहने लगा, महाराज, राजकुमार का पता इस लड़की को मालूम है। राजा ने कहा, बताओ बेटी, राजकुमार कहाँ पर हैं? लड़की ने कहा, महाराज, मैं राजकुमार और राजगुरु के कत्ल के बारे में भी जानती हूँ। बेटी, हमें विस्तार से बताओ। युवती आगे कहने लगी, जिस वक्त राजगुरु की हत्या हुई उस वक्त मैं वहीं पर थी। राजकुमार शिकार खेलने के लिए जंगल में जा रहे थे। कीमती आभूषण ज्यादा पहनने के कारण रास्ते में उनको डाकुओं ने घेर लिया। उनसे वे अकेले ही मुकाबला करने लगे। तभी उधर से गुजरते हुए राजगुरु की दृष्टि उन पर पड़ी और राजकुमार को बचाने के लिए वह बीच में कूद पड़े। राजकुमार उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गया और उसी क्षण मौका पाकर एक डाकू ने उनसे तीर छीनकर राजगुरु को मार दिया और राजकुमार को घायल करके वे भाग गए। ओह, राजगुरु ने हमारे राजकुमार को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, मगर हमारा राजकुमार कहाँ पर है? तभी उस लड़की ने अपने सिर से नकली बाल उतारते हुए महाराज से कहा, महाराज, राजकुमार आपके सामने है। मैंने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए गोनू झा जी का सहारा लिया था। असल में वो युवती नहीं थी, बल्कि युवती के भेष में वो राजकुमार था। और इसके बाद राजकुमार अपने असली वेश में आ गया। अपने बेटे को देखते ही महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे गले से लगाते हुए कहने लगे, शुक्र है भगवान का कि तुम बिल्कुल ठीक हो। इसके बाद राजकुमार ने गोनू झा से कहा, गोनू झा जी, यदि आप ना होते तो मैं अपने आप को कभी बेगुनाह साबित नहीं कर सकता था। मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ और आपको ये 20,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देता हूँ। धन्यवाद राजकुमार, ये तो मेरा फर्ज था और आगे भी मैं मिथिला राज्य के लिए जो भी बन पड़ेगा वो करता रहूंगा। ढेरों इनाम पाकर गोनू झा वहां से अपने गांव के लिए रवाना हो गए। महाराज अब खुश थे कि उनका बेटा बेगुनाह है और वे फिर से अपने बेटे के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगे।